मेरी बेटी ने उस रसोई की ओर इशारा किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था और चिल्लाई, अपने 2,000 रुपये का योगदान दो, वरना बाहर निकल जाओ। मैंने एक बैग पैक किया और सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। उसे लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है। उसे नहीं पता था कि मैं इस घर का मालिक हूं, और उसे यह भी नहीं पता था कि मेरी पहली कॉल एक रियल एस्टेट एजेंट को थी। जब एक हफ्ते बाद उसका नाम लेकर निकासी नोट आया तो उसने मुझसे हिस्टेरिकल होकर संपर्क किया, लेकिन जो जवाब मैंने उसे दिया उसने उसे बिल्कुल चुप कर दिया। मैं आपको यह बताने से पहले कि एक पिता के शांत निर्णय ने उसकी बेटी की दुनिया को कैसे ध्वस्त कर दिया, मुझे बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। और कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं यदि आप मानते हैं कि सम्मान वह चीज है जो आप अर्जित करते हैं, न कि जो आप विरासत में पाते हैं। रसोई में चुप्पी बेंगलुरु के बाहर की उमस भरी हवा से भी भारी थी। मेरी बेटी जिया अपनी बाहें क्रॉस करके खड़ी थी। उसका फोन उसके हाथ में एक हथियार की तरह था जिसे वह इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। उसका पति समीर ग्रेनाइट काउंटरटॉप के खिलाफ लींडर था, जिसे मैंने खुद एक गर्म जुलाई में स्थापित किया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। वह इस छोटे से हमले का योजनाकार था, मुझे यह महसूस हुआ। स्प्रेडशीट उसकी भाषा थी, लालच को तर्क के रूप में पेश करने का एक ठंडा और क्लिनिकल तरीका। यह सरल है रणवीर, समीर ने कहा, उसकी आवाज चिकनी जैसे पॉलिश किया हुआ पत्थर। उसने काउंटर पर एक कागज का टुकड़ा खिसकाया। यह एक स्प्रेडशीट थी, निश्चित रूप से। प्रॉपर्टी टैक्स, होम इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, यहां तक कि लैंडस्केपिंग सेवाओं के लिए एक लाइन आइटम, जिसमें मैं हर शनिवार घुटने के बल बैठकर घास निकालता था। इस घर का मासिक खर्च 6,000 रुपये से ज्यादा है। हम 3 लोग हैं, आप अकेले हैं। आपका हिस्सा 2,000 है। यह केवल उचित है। उचित? यह शब्द हवा में लटका हुआ था, एक पूरी तरह से निर्मित झूठ। इस घर पर पिछले 15 वर्षों से कोई बंधक नहीं था। मेरी पत्नी कृति और मैंने पिछवाड़े में एक छोटे से समारोह में कागजात जला दिए थे, हाथ पकड़े हुए जैसे धुआं कर्नाटका के आसमान में उड़ रहा था। उसने इस घर को हमारी किले के रूप में बुलाया था। अब उसकी बेटी मुझे इसके भीतर एक किराएदार बनाने की कोशिश कर रही थी। मैंने समीर के आत्मसंतुष्ट चेहरे से जिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक कठोरता थी जो मैंने तब से नहीं देखी थी जब वह किशोरी थी। एक नाजुक चुनौती जो मुझे उसे चुनौती देने की हिम्मत दे रही थी। यह वही लड़की नहीं थी जिसे मैंने इस गली में साइकिल चलाना सिखाया था, जिसके घिस्से घुटनों को मैंने साफ किया और पट्टी बांधी थी। यह एक अजनबी थी जो उसके चेहरे में थी। यह मेरा घर है जिया, मैंने कहा। मेरी आवाज मेरी अपेक्षा से कमजोर थी। आपकी मां और मैंने इसके लिए भुगतान किया, हर कील, हर शिंगल, और अब हम इसके लिए भुगतान कर रहे हैं। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ऊंची हो गई। हम किराने का सामान, इंटरनेट केबल का भुगतान कर रहे हैं। हम इस जगह में पैसे डाल रहे हैं जबकि आप केवल अपनी पेंशन पर बैठे हैं। जो किराना उसने खरीदा वह कारीगरी वाले चीजें और महंगी शराब थी जो मेरे साप्ताहिक बजट से ज्यादा महंगी थी। इंटरनेट वह हाई स्पीड पैकेज था जो समीर को घर से काम करने के दिनों के लिए चाहिए था, जिसमें ज्यादातर समय वह पीछे की बालकनी पर कॉन्फ्रेंस कॉल्स करता था। वे कृति की मृत्यु के 6 महीने बाद आए, मदद करने के बहाने। बस थोड़ी देर के लिए पापा, जिया ने कहा, आंखों में आंसू के साथ, ताकि आप अकेले ना हो। थोड़ी देर 2 साल में बदल गई। मदद धीरे धीरे एक कब्जे में बदल गई। पहले यह छोटी छोटी चीजें थीं, उसके सुगंधित मोमबत्तियां जो कृति को पसंद थीं, साधारण मोमबत्तियों की जगह ले ली। समीर के गोल्फ क्लब हाल की अलमारी में दिखाई देने लगे। फिर उन्होंने बिना पूछे लिविंग रूम को ठंडे निर्जन ग्रे रंग में रंग दिया। पिछले महीने उन्होंने मास्टर बेडरूम पर कब्जा कर लिया। मेरा बेडरूम, कृति का बेडरूम। ये कहते हुए कि सीढ़ियां मेरे लिए खतरा बन रही थीं। अब मैं नीचे के छोटे मेहमान कक्ष में सो रहा था, अपने ही किले के दिल में एक आगंतुक के रूप में। और अब यह किराया,
एक घर में रहने के लिए भुगतान करने की मांग जो कानूनी, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मेरा था। समीर ने मेरे संकोच को देखा और स्प्रेडशीट को और निकटता से खिसकाया। देखिए, हम मुश्किल नहीं बनाना चाहते रणवीर, लेकिन हमारे पास खर्चे हैं। जिया को गैलरी में अपने ग्राहकों के लिए एक निश्चित छवि बनाए रखने की आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हम यहां सब कुछ का बिल भर रहे हैं। तभी यह हुआ, अंतिम साफ रपचुरा। मेरे सीने के अंदर एक शांत झटका। यह गुस्सा नहीं था, यह कुछ ठंडा और स्पष्ट था। यह उस बढ़ई की भावना थी जो एक मुड़ी हुई लकड़ी पर एक बिल्कुल सीधी रेखा खोजता है। जिया, मेरी चुप्पी को कमजोरी मानते हुए, अंतिम प्रहार के लिए आगे बढ़ी। पापा, समीर सही है, हम ये नहीं कर सकते। अगर आप अपना हिस्सा योगदान नहीं कर सकते तो आपको कहीं और देखना होगा जहां आप वहन कर सकें। ये अब हमारा घर है, तो किराया दो या बाहर निकलो। मैंने रसोई की मेज को देखा, जिसे कृति और मैंने मैसूर में एक पुरानी बाजार में पाया था। मुझे याद है कि हम हंस रहे थे जब हम इसे मेरी पुरानी फोर्ड ट्रक के पीछे फिट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगभग उस नींबू के तेल की गंध महसूस कर सकता था जिसका वह हर रविवार को इसे पॉलिश करने के लिए उपयोग करती थी। उस क्षण में मैं केवल एक घर के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं एक जीवन की याद के लिए लड़ रहा था। एक प्यार की याद जिसके लिए वे एक कीमत लिखने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपनी कुर्सी को पीछे खींचा, उसके पैर धीरे से फर्श पर खुरचते हुए। मैंने अपनी बेटी की ओर देखा जो अब एक अजनबी बन गई थी, और मैंने उसे वह एक चीज दी जो उसने उम्मीद नहीं की थी, एक शांत, सरल आत्मसमर्पण। ठीक है, मैंने कहा। यह शब्द छोटा था, लेकिन इसने पूरे कमरे को भर दिया। समीर का मुस्कान और चौड़ी हो गई। जिया ने झपकी ली, बिना किसी विरोध के असंतुलित हो गई। ठीक है क्या? उसने पूछा। तुम सही हो? मैंने कहा। मेरी आवाज संतुलित थी। अब मेरा जाना समय है। मैं खड़ा हुआ, उनके पास से बिना कुछ कहे गुजरा और अतिथि कमरे की ओर बढ़ा। वे मेरा पीछा नहीं कर सके। वे अपनी जीत का जश्न मनाने में व्यस्त थे। उन्हें उस ताले की आवाज नहीं सुनाई दी जिसे वे नहीं जानते थे, एक ताला जो उनके पीछे हमेशा के लिए बंद होने वाला था। उन्हें लगा कि वे मेरा घर ले रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी पूरी दुनिया लेने वाला हूं। अतिथि कमरा एक अलमारी की तरह था जिसमें एक बिस्तर था, ऐसा स्थान जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बनाया गया था जिसे आप लंबे समय तक ठहरने की उम्मीद नहीं करते। मैंने अलमारी के ऊपर से अपना पुराना सूटकेस निकाला जो मोटे, ईमानदार चमड़े से बना था, कैरोल के साथ वर्षों की यात्रा के निशानों से भरा हुआ। इसके क्लिप एक संतोषजनक धात्विक ध्वनि के साथ खुले जो एक अलग, बेहतर समय की याद दिलाता था। पैकिंग में ज्यादा समय नहीं लगा। जब आप 68 साल जीते हैं तो आप यह सीख लेते हैं कि आपके पास जो भी है उसका अधिकांश भार होता है। जो चीज वास्तव में महत्वपूर्ण है वह आमतौर पर एक ही बैग में समा जाती है। मैंने कपड़ों से शुरू किया, कुछ मजबूत जीन्स, कोट वाले शर्ट जो कंधों पर नरम हो गए थे, ठंडी रातों के लिए ऊनी मोजे जो मुझे आने वाले दिनों में चाहिए थे। मैंने पीछे लटके सूट और ड्रेस शर्ट को छोड़ दिया। वे एक ऐसे आदमी के थे जो कंपनी के डिनरों और पुरस्कार समारोहों में जाता था, एक ऐसा आदमी जो मानता था कि उसका परिवार में होना अभी भी महत्वपूर्ण है। वह आदमी अब मैं नहीं था। मेरे हाथ एक छोटे देवदार के डिब्बे पर रुके हुए थे जो एक दराज के पीछे छिपा हुआ था। मैंने ढक्कन उठाया। पुराने लकड़ी और यादों की खुशबू ने छोटे कमरे को भर दिया। अंदर एक तस्वीर थी। कैरोल पीछे के आंगन में उस ओक के पेड़ के पास खड़ी थी जिसे हमने साथ मिलकर लगाया था। उसकी बालियां गर्म हवा में उड़ रही थीं, एक मजाक पर हंसते हुए जिसे मैं अब याद नहीं कर सकता। उसकी मुस्कान सबसे सच्ची चीज थी जो मैंने कभी जानी। मैंने ध्यान से अपने अंगूठे से कांच पर लगे धूल के धब्बे को पोंछा और फ्रेम की तस्वीर को अपने मुड़े हुए शर्ट के ऊपर रख दिया। वह मेरे साथ चलेगी, आसमान की ओर देखती हुई। फिर मैंने अपने औजार पैक किए। न तो बड़े औजार जो गैरेज में थे, बस छोटे, आवश्यक औजार। मेरे पिता का हाथ वाला प्लेन जिसकी लकड़ी का शरीर उसके हाथों और फिर मेरे हाथों से चिकना और गहरा हो गया था। मुझे याद है
जब मैं जिया के बेडरूम के दरवाजे के नीचे से काट रहा था, जब वह 7 साल की थी, क्योंकि उसने एक मोटे गुलाबी गलीचे पर जोर दिया था जो दरवाजे को बंद करने से रोकता था। उसने मुझे देखा। मोहित होकर उसकी छोटी हाथ मेरी पीठ पर रेस्टिंग थी। आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं डैडी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सका। मैंने जिया और समीर द्वारा मुझे पिछले क्रिसमस पर दिए गए महंगे घड़ी को डेस्क पर छोड़ दिया। ये भारी, दिखावे वाला था और हमेशा मेरी त्वचा पर ठंडा महसूस होता था। इसके बजाय मैंने कैरोल के पुराने पढ़ने के चश्मे को लिया, जो रात की मेज पर अपने पहने हुए केस में थे। वे मेरे लिए बेकार थे। मेरी नजर अब बहुत मजबूत थी, लेकिन उन्हें पकड़ते हुए मैं लगभग उसे देख सकता था, अपनी पसंदीदा कुर्सी में बैठी हुई, मुझे रिम्स के ऊपर से देखती हुई, उसकी आंखों में एक सवाल। मैंने केस को सूटकेस के एक साइड पॉकेट में रख दिया। मैंने बैग को बंद किया। यह ध्वनि अंतिम थी। मैंने एक आखिरी बार घर में चक्कर लगाया। लिविंग रूम की ठंडी ग्रे पेंट एक अजनबी के चुनाव की तरह लग रही थी। नया न्यूनतम सोफा असहज लग रहा था, जैसे कि इसे देखने के लिए बनाया गया था, न कि उस पर रहने के लिए। यह अब मेरा घर नहीं था। यह बस एक घर था, दीवारों का एक संग्रह जिसे वे पहले ही दावे कर रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा जब मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया। ताले ने एक चुपचाप थाप के साथ बंद किया। सैम जोन्स पड़ोस में रहते थे। उनका घर मेरे घर के विपरीत था। थोड़ा अस्त व्यस्त, गर्म, मोटर ऑयल, कॉफी और एक ऐसी जिंदगी की खुशबू से भरा हुआ जो किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने दरवाजा खोला इससे पहले कि मैं दस्तक दे सकूं। एक रिंच एक हाथ में था, उसके चेहरे पर चिंता की मानचित्र। रणवीर, उसने कहा। उसकी आंखें सूटकेस पर गईं। गिद्धों ने अब क्या किया? सैम के साथ दिखावे की कोई जरूरत नहीं थी। हम 30 साल के दोस्त थे। उसने मेरी मदद की थी उस डेक को बनाने में, जिस पर उन्होंने अब भी मुझे अपमानित किया था। वे मुझसे किराया ले रहे हैं, मैंने कहा। सैम ने शपथ ली, एक छोटा तेज शब्द जो अधिकतर विराम चिह्न था। उसने कदम पीछे खींचा, दरवाजा चौड़ा खोलते हुए। अतिथि कमरा तुम्हारा है, जब तक तुम्हें इसकी जरूरत हो। हेलेन उसकी पत्नी थी, जो 4 दशकों से उसकी साथी थी। एक ऐसी महिला जो दया को एक व्यावहारिक, रोजमर्रा का कार्य समझती थी। मैं अंदर गया, अपने बैग को उसके हॉलवे में रखा। वह भार जो मेरे सीने पर 2 वर्षों से था, एक घनी, दम घोंटू चीज, जैसे ही उठने लगी, मैंने पूरा सांस लिया। मैं अकेला नहीं था, और जो आदमी अकेला नहीं होता वह कभी भी वास्तव में पराजित नहीं होता। वह केवल पुनर्गठन कर रहा होता है। सैम का किचन व्यवस्थितता का एक आश्रय था। घर का किराया गड़बड़। रसोई में बेकार के सामान एक शेल्फ पर अचार के जार के पास रखे थे, और हवा में एक पुरानी फ्रिज की धीमी, स्थिर गूंज थी जो शायद किसी 2 या 3 राष्ट्रपति से भी ज्यादा समय तक चल चुकी थी। उसने मुझे दूसरी बार कॉफी का कप दिया, काली, बिना किसी झंझट की, और अपने छोटे खुरदुरे लकड़ी के टेबल पर मेरे सामने बैठ गया। उसने मुझसे कोई विवरण नहीं मांगा। उसने बस चुप्पी को काम करने दिया। कुछ मिनटों के बाद उसने अपना कप हल्की आवाज के साथ टेबल पर रखा। तुम्हें पता है रणवीर, उसने अपनी आवाज को नीचे लाते हुए कहा, कुछ ऐसा है जो मुझे पूरे हफ्ते परेशान कर रहा है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता था, नहीं चाहता था कि मामला बिगड़ जाए, लेकिन अब उसकी बात अधूरी रह गई। उसकी नजरें खिड़की के बाहर किसी ऐसी चीज पर थीं जिसे सिर्फ वहीं देख सकता था। क्या है समीर? मैंने पूछा। मेरी आवाज थकी हुई, कमजोर लग रही थी। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अपनी पढ़ने वाली चश्मे के पीछे तेज थीं। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे मैं पीछे था, अपने लॉन मोवर का कार्ब्यूरेटर साफ कर रहा था। मैंने तुम्हारे घर के सामने एक कार आते देखा, एक नई लेक्सस जो इस तरह लगती थी जैसे वो इतनी महंगी होने के लिए माफी मांग रही हो। उसने अपनी कॉफी का एक धीमा घूंट लिया। एक आदमी निकला, सूट, क्लिपबोर्ड। उसकी कार के दरवाजे पर एक लोगो था, बेंगलुरु प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस। यह नाम मुझे एक शारीरिक झटके की तरह लगा। एक मूल्यांकन करता?
मैंने अपने हाथों से कॉफी के कप का गर्म एहसास खोते देखा। समीर ने बात जारी रखी। मामला ये है रणवीर, वो अकेला नहीं था। तुम्हारा दामाद समीर घर से बाहर आया उसे मिलने। मैंने उन्हें साफ देखा। समीर सब बातें कर रहा था, छत की दिशा की ओर इशारा कर रहा था, प्रॉपर्टी के किनारे चल रहा था, जैसे वो इसे किसी ताबूत के लिए माप रहा हो। वे वहां आधे घंटे तक थे, बहुत ही आधिकारिक लग रहे थे। और बस ऐसे ही सभी टुकड़े एक जगह पर आ गए। वह स्प्रेडशीट जिसे समीर ने इतनी सुविधा से तैयार किया था। अचानक किराए की मांग, जिया और समीर का एकजुट मोर्चा। यह कोई क्षणिक बहस नहीं थी जो हाथ से निकल गई थी। ये एक योजना थी, एक ठंडी, सोची समझी, पूर्व निर्धारित मुहिम। वे इस टकराव में सिर्फ नहीं आए थे, उन्होंने इसे सप्ताह दर सप्ताह, टुकड़ा दर टुकड़ा बनाने के लिए मंच तैयार किया था। किराए की मांग लक्ष्य नहीं थी, ये एक औचित्य था। ये एक शुरुआती कदम था जो मुझे असंगत दिखाने के लिए बनाया गया था, ताकि उनका अगला कदम जो भी हो जरूरी लगे। मैंने अपना कप टेबल पर रखा। मिट्टी का कप लकड़ी से टकराते हुए तेज आवाज करता है। जो दर्द मैंने 1 घंटे पहले महसूस किया था वह जल रहा था, उसके स्थान पर कुछ कठोर ठंडा छोड़ रहा था। यह वही एहसास था जो मुझे एक कामकाजी स्थल पर बड़े तूफान के आने से पहले होता था। शांति, स्पष्टता, यह पूरी तरह से निश्चितता कि पूरे ढांचे को गिरने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। वे मुझे किराया देने के लिए नहीं कह रहे हैं समीर, मैंने कहा। मेरी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। वे मुझे बाहर निकालने का मामला बना रहे हैं, हमेशा के लिए। समीर का चेहरा कठोर हो गया। वे ऐसा नहीं कर सकते, उसने गरजते हुए कहा। कैरोलीन के घर से नहीं, जब तक मैं अगल बगल में सांस ले रहा हूं। मैंने अपने सबसे पुराने दोस्त की ओर देखा, उसकी आंखों में अडिग वफादारी। और फिर मैंने अपने हाथों की ओर देखा जो टेबल पर पड़े थे। वे अब नहीं कांप रहे थे, वे पूरी तरह से शांत थे। नहीं समीर, मैंने कहा, वे ऐसा नहीं करेंगे। मेरा निर्णय अब सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये एक नींव थी, और उसी पर मैं अपनी एक किला बनाने जा रहा था। मैंने समीर के घर से बाहर निकलते हुए उसके शब्दों को अपने कानों में गूंजते सुना, वास्तविक आधिकारिक वाक्यांश एक लोप पर। अचानक गुस्से में आई प्रतिक्रिया का शिकार होना एक बात थी, यह पूरी तरह से एक अच्छी तरह से शोधित, पूर्व निर्धारित योजना का विषय बनना एक और बात थी। मैंने अपने घर की ओर वापस चलना शुरू किया और दरवाजे से अंदर चला गया। वह जगह सुनसान, शांत थी। जिया की खुशबू हॉल में लिंगर कर रही थी, एक अनचाहा भूत। वे दोपहर के लिए बाहर गए थे, शायद जश्न मना रहे थे, ये मानते हुए कि उनका शो सफल हुआ। अध्ययन में मैंने डेस्क दराज से अपना पुराना बटुआ निकाला। ये मोड़ पर घिसा हुआ था, चमड़ा कपड़े की तरह नरम था। एक पीछे के स्लीव में कैरोलीन की हमारी हनीमून की एक फीकी तस्वीर के पीछे एक बिजनेस कार्ड था। मैंने इसे सालों से नहीं देखा था, लेकिन मुझे पता था कि यह कहां था। डेविड चैन, वकील, एस्टेट और प्रॉपर्टी। जब मेरी उंगली फोन पर नंबरों के ऊपर हवर्ड की, एक याद वापस आई, इतनी स्पष्ट कि ऐसा लगा जैसे कल की बात हो। हम डेविड के ऑफिस में थे, 1 दशक पहले। कुर्सियां थोड़ी कठोर थीं, हवा पुराने कागज और चमड़े की किताबों की गंभीर गंध से भरी हुई थी। मैं बेचैन था, कीमत के बारे में शिकायत कर रहा था। कैरोलीन, हम स्वस्थ हैं, मैंने कहा। हमारे पास समय है, यह नैतिक लगता है। कैरोलीन ने सिर हिलाया। उसकी नजर शांत और अडिग थी। उसने अपनी हाथ मेरी हाथ पर रखा, जो चमकदार महोगनी टेबल पर था। कागज याददाश्त से अधिक ईमानदार होता है रणवीर, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। और यह भावनाओं से अधिक जिद्दी होता है। हम यह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कल मरने वाले हैं। हम यह इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उस जीवन की रक्षा कर सकें जो हमने बनाया है। एक अच्छा वसीयतनामा एक शांत परिवार बनाता है, और एक डीड पर स्पष्ट शीर्षक का मतलब है कि कोई भी इस बात पर बहस नहीं कर सकता कि घर कौन आएगा। उसने मेरी ओर सीधे देखा और उसके अगले शब्द लगभग भविष्यवाणी की तरह थे। आप जो कुछ भी कागज पर है उसकी रक्षा करते हैं ताकि आपको इसके लिए अपने दिल से लड़ाई ना करनी पड़े।
यादें धुंधली होने लगीं, जैसे फोन के दूसरे छोर पर लाइन कट गई। डेविड चेन के कानून कार्यालय। नमस्ते, मैंने कहा। मेरी आवाज उस समय से कहीं अधिक स्थिर लग रही थी जितनी मैं महसूस कर रहा था। मैं रणवीर मिलर हूं। मैं एक पुराना ग्राहक हूं, कृति मिलर का पति। मुझे श्री चेन से बात करनी है। डेविड ने 30 सेकंड बाद फोन उठाया। रणवीर, उसने कहा। उसकी आवाज वैसी ही थी जैसी मुझे याद थी, शांत, सटीक, बिना किसी अनावश्यक भावना के। कृति के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। वह एक अद्भुत महिला थी। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हैं। मैं बेहतर हो सकता था डेविड, मैंने कहा, और फिर मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे घर में धीरे धीरे घुसपैठ, पैसे की मांग, आंखेता, स्प्रेडशीट। मैंने सब कुछ तथ्यात्मक रखा, बस घटनाओं का क्रम, जैसा कि कृति चाहती थी। उसने बिना किसी बाधा के सुना। जब मैंने खत्म किया तो एक क्षण का ठहराव था। मैं उसके कान में उसके पेन की हल्की तालबद्ध आवाज सुन सकता था। रणवीर, उसने अंत में कहा, मैं अभी ट्रेविस काउंटी की संपत्ति के रिकॉर्ड देख रहा हूं। आपके पते का स्वामित्व कृति के निधन के बाद केवल आपके नाम पर स्थानांतरित किया गया है, जैसा कि आपके मूल खरीद में उत्तराधिकार की धारा के अनुसार है। बंधक 2010 में संतुष्ट और जारी किया गया था। घर आपका है, मुफ्त और स्पष्ट। आपकी बेटी को आपसे पैसे मांगने का उतना ही कानूनी अधिकार है जितना कि डाकिया को। राहत की एक लहर मुझ पर छाई, इतनी शक्तिशाली कि मेरे घुटने कमजोर हो गए। तो वह मुझे बाहर नहीं निकाल सकती? कानूनी रूप से बिल्कुल नहीं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? डेविड ने कहा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। ये कानूनी रणनीति नहीं है रणवीर, ये एक थकाऊ अभियान है। वे आपके जीवन को इतना असहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बस कुछ शांति के लिए हार मान लें। वे चाहते हैं कि आप खुद को एक बोझ समझें, ताकि आप उन्हें अपने सहायता के बोझ से बाहर निकलने के लिए चाबियां दे दें। मैं लड़ाई नहीं चाहता डेविड, मैंने कहा। मैं अपनी बेटी के साथ अदालत में नहीं जाना चाहता। मुझे पता है, उसने कहा। कृति ने मुझे बताया था कि आप पुल बनाना चाहेंगे ना कि जलाना, भले ही दूसरी ओर वाला व्यक्ति गैस की बोतल पकड़े हो। तो हम नहीं लड़ेंगे, हम सुधार करेंगे। हम इसे चुपचाप जल्दी करेंगे, और हम इसे इस तरह करेंगे कि वे कभी भी अनुमान नहीं लगा सकें। मैं आगे झुका। मेरी कोहनी डेस्क पर थी। क्यों? पहले हम घर बेचेंगे, डेविड ने कहा। शब्द स्पष्ट और तेज थे, लेकिन यार्ड में एक साइन के साथ नहीं। इसे पॉकेट लिस्टिंग कहते हैं। मेरे पास एक एजेंट है, मारिया गार्सिया। वह एक भूत है। वह एक निजी सूची के साथ काम करती है, जिनमें पहले से योग्य नकद वाले खरीदार होते हैं जो बेंगलुरु में ऑफ मार्केट संपत्तियों की तलाश में होते हैं। वह उस घर को दिखा सकती हैं, निरीक्षण करवा सकती हैं और बेच सकती हैं कि इससे पहले कि जिया को पड़ोसी का कुत्ता किसी और कार पर भौंकता हुआ भी नजर आए। बेचा गया। यह शब्द एक झटका था, लेकिन यह भी एक राहत थी। लेकिन पैसे, मैंने शुरू किया। वे इसे मेरे खातों में देखेंगे। वे इसके लिए आएंगे। वह, डेविड ने कहा, और मैं उसकी आवाज में हल्की मुस्कान सुन सकता था। योजना का दूसरा हिस्सा है। हम एक अमिट ट्रस्ट स्थापित करने जा रहे हैं। हम इसे कृति मिलर ट्रस्ट कहेंगे। बिक्री से प्राप्त राशि, सभी $9 लाख की, सीधे उस ट्रस्ट में जाएगी। आप एकमात्र आजीवन लाभार्थी होंगे, जिसका मतलब है कि आप इससे आय निकाल सकते हैं, लेकिन पैसा खुद ट्रस्ट का है, आपका नहीं। यह एक अलग कानूनी इकाई है। इसे मुकदमे में छुआ नहीं जा सकता। इसे परिवार द्वारा दावा नहीं किया जा सकता। यह एक किला है रणवीर, जिसे कृति चाहती थी कि आप बनाएं। कृति मिलर ट्रस्ट, उसने उसका नाम लिया। योजना अब प्रतिशोध के बारे में नहीं थी। यह उसकी विरासत का सम्मान करने के बारे में थी, उस जीवन की रक्षा करने के बारे में जो उसने कल्पना की थी, उस जीवन की जिसे वे एक स्प्रेडशीट के बाद एक स्प्रेडशीट के माध्यम से नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सांसें अब आसान थीं। आगे का रास्ता अब एक अंधेरी उलझी हुई जंगल नहीं था। यह एक सीधा साफ रास्ता था। मुझे क्या करना है? मैंने पूछा। अभी कुछ नहीं, डेविड ने कहा। उन्हें सोचने दो कि वे जीत रहे हैं। उन्हें आरामदायक महसूस करने दो। मैं मारिया को फोन करूंगा। मैं ट्रस्ट दस्तावेज तैयार करूंगा। आप बस वहीं चुप, आज्ञाकारी पिता बने रहें जो वे सोचते हैं कि आप हैं।
जितना कम आप प्रतिरोध करेंगे उतना ही कम वे देखेंगे, और जब वे अंततः पलटेंगे, वह घर जो उन्होंने अपना समझा किसी और का होगा। कॉफी की दुकान शहर के दूर की ओर थी, एक छोटा अनाम स्थान जिसमें असमान कुर्सियां थीं और वहां लोग देखने नहीं आए थे। ये वह जगह थी जहां कृति इसे ईमानदार कहती। मैं 15 मिनट पहले पहुंचा। ये मेरी निर्माण स्थलों पर बिताए वर्षों की आदत थी, जहां समय पर होना मतलब था कि आप पहले से ही देर से हैं। मैंने पीछे के कोने में एक छोटी सी टेबल चुनी, एक ऐसा स्थान जो मुझे दरवाजे का स्पष्ट दृश्य देता था लेकिन मुख्य भीड़ से बाहर रखता था। मैंने एक काली कॉफी मंगवाई और उसे बैठने दिया। इसकी भाप ठंडी सुबह की हवा में उठ रही थी। जब वह ठीक 10 बजे अंदर आई, मैं उसी कप को नर्सिंग कर रहा था। रणवीर ने सोचा कि जिया जैसी प्रतिभाशाली रियल एस्टेट एजेंटें आमतौर पर बिलबोर्ड पर दिखाई देती हैं। वह न तो चमकीला कोट पहनती थी और न ही कोई बड़ा डिजाइनर बैग। उसकी ड्रेस सादा गहरे रंग की पैंट सूट थी जो समर्पण की बात करती थी, न कि पैसे की। उसके बाल एक सलीके से बांधे गए थे और उसने हाथ में एक पतला टैबलेट पकड़ा हुआ था। उसने एक बार कमरे को देखा। उसकी आंखों में तीव्रता और बुद्धिमानी थी और वह सीधे मेरी टेबल की ओर बढ़ी। रणवीर, उसने कहा, हाथ बढ़ाते हुए। उसका हाथ मिलाना मजबूत था। उसकी आवाज शांति और गहराई से भरी हुई थी। मैं जिया हूं, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है, मैंने कहा। वह मेरे सामने बैठ गई और टैबलेट को टेबल पर रखा, लेकिन उसे खोला नहीं। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे वह छोटी छोटी बातें करने में समय बर्बाद नहीं करती। डेविड चेन ने स्थिति समझाई, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उन्होंने 2 चीजों की आवश्यकता पर जोर दिया, तेजी और गोपनीयता। मैं दोनों में विशेषज्ञता रखती हूं। मैंने सिर हिलाया, अपने ठंडे हो चुके कॉफी के कप को उठाते हुए। उन्होंने कहा कि आपके तरीके अलग हैं। हाँ, वे हैं, उसने पुष्टि की। हम जो करने जा रहे हैं वह एक पॉकेट लिस्टिंग कहलाता है, एक ऑफ मार्केट बिक्री। आपके सामने कोई बिक्री पर का बोर्ड नहीं होगा जिससे पड़ोसी और परिवार बातें कर सकें। यह लिस्टिंग जिलो या सार्वजनिक एमएलएस पर नहीं दिखाई देगी। ये बाहरी दुनिया के लिए, सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अस्तित्व में नहीं होगी। उसने थोड़ी देर रुककर शब्दों को पचने दिया। मैं एक निजी खरीदारों का नेटवर्क बनाए रखती हूं। नए अस्पताल से स्थानांतरित हो रहे डॉक्टर, कैलिफोर्निया के टेक कार्यकारी जो नकद प्रस्ताव के साथ हैं, लोग जो सार्वजनिक बोली युद्ध के शोर से बचने के लिए प्रीमियम चुकाने के लिए तैयार हैं। वे अपनी गोपनीयता की कदर करते हैं और वे मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं उन्हें उन संपत्तियों के बारे में बताऊं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, इससे पहले कि कोई और जान सके कि वे उपलब्ध हैं। मेरे दिमाग में आपके घर के लिए एक युवा जोड़ा है। वे आपके पड़ोस में 6 महीने से देख रहे हैं और लगातार बाहर बोली लगाते जा रहे हैं। मैं आगे झुक गया, अपने कॉफी के कप को हाथ में थामे। आप बिना उन्हें बताएं एक शो कैसे आयोजित करेंगे? जिया के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। डेविड ने मुझे बताया कि आपकी बेटी और उसके पति आमतौर पर सप्ताह के बीच में दोपहर के समय घर पर नहीं होते। मैं एक निजी शो शेड्यूल करूंगी, बस एक। मैं खरीदारों को बताऊंगी कि यह एक बार का अवसर है। हम 1 घंटे के भीतर अंदर और बाहर रहेंगे। वे सभी मेरे द्वारा दिए गए पते से पहले खड़े गैर प्रकटीकरण समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं। मेरी प्रतिष्ठा मेरी गोपनीयता पर निर्भर करती है रणवीर। एक भी लीक और मेरा नेटवर्क गायब हो जाएगा। योजना साफ सुथरी थी, सर्जिकल। यह ठीक वही था जिसकी मुझे जरूरत थी। यह एक रणनीति थी जो मैंने अपने पूरे जीवन में अपनाई थी। 2 बार मापो, 1 बार काटो। कोई बर्बादी नहीं, कोई अनावश्यक शोर नहीं। चलो, मैंने कहा। यह शब्द ठोस महसूस हुआ, जैसे एक नींव का पत्थर अपनी जगह में सेट हो रहा हो। आइए इसे करें। उसके होठों पर एक छोटा पेशेवर मुस्कान आई। उसने आखिरकार अपना टैबलेट खोला, स्क्रीन मेरी ओर मोड़ी और एक लिस्टिंग एग्रीमेंट सामने लाई। तो चलो इसे आधिकारिक बनाते हैं, उसने कहा। मैं यहां से निकलते ही पहला कॉल करूंगी। अब से आपको बस मेहमान के कमरे में चुप रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगी।
मैं समीर के पीछे की बालकनी पर बैठा, कॉफी का कप लिए और नीले पक्षियों को पक्षी फीडर पर झगड़ते हुए देख रहा था जब मेरा फोन बज करने लगा। मैंने स्क्रीन पर जिया का नाम देखा और मेरा पेट कस गया। मैंने इसे 2 बार बजने दिया, गहरी सांस ली और कोशिश की कि मैं उस हारने वाले आदमी की आवाज में बोलूं जिसकी उसे उम्मीद थी। हेलो पापा। उसकी आवाज गर्म शहद की तरह थी, एक मीठा टोन जिसे उसने किशोरी के रूप में कार की चाबियां मांगते समय मुझसे कभी नहीं इस्तेमाल किया था। नमस्ते, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे उम्मीद है कि तुम ठीक हो। मैं समीर की बालकनी की पेंटिंग की उखड़ी हुई परत को देख रहा था। मैं संभाल रहा हूं, जिया। खैर, मैंने कुछ ऐसा पाया है जो सिर्फ संभालने से ज्यादा हो सकता है, उसने चहकते हुए कहा। उसकी आवाज में कृत्रिम चमक सुनने में थोड़ी दर्दनाक थी। ये एक अद्भुत जगह है जिसे विलो क्रिक एस्टेट्स कहा जाता है। ये वह नहीं है जो तुम सोचते हो पापा। ये एक रिसॉर्ट के अधिक समान है। वहां एक 9 होल का गोल्फ कोर्स है और एक गर्म थेरेपी पूल, और यहां तक कि एक बिस्ट्रो भी है जो हैप्पी आवर स्पेशल्स परोसता है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे सुनने दिया कि वह एक सुनहरे पिंजरे का चित्र कैसे बनाती है। मुझे पता है कि आपने कहा था कि आप सप्ताह के अंत तक बाहर होंगे, और समीर और मैं सिर्फ यह नहीं चाहते कि आपको अकेले ही एक जगह ढूंढने की चिंता हो। यह बहुत तनावपूर्ण है। तो मैंने शनिवार को हमारे लिए एक निजी टूर बुक किया है, बस देखने के लिए। कोई दबाव नहीं, जाहिर है, लेकिन यह देखने का एक मौका है कि वहां क्या है। शनिवार। यह 4 दिन दूर था। वही दिन जब जिया अपनी निजी शो आयोजित करने की सोच रही थी। वे सिर्फ मुझे घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे, वे पहले से ही मेरी अगली जेल का निर्माण कर रहे थे, और वे मेरी भलाई को उनके ब्लूप्रिंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जिया, यह बहुत अचानक है, मैंने कहा, अपनी आवाज में थकावट डालते हुए। मुझे पता है, लेकिन इन जगहों पर वेटिंग लिस्ट होती है पापा। एक कोने का यूनिट अभी खुला है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उस मौके को चूकें। उसने रुककर अंतिम सुगठित झूठ कहा। हम सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित और आरामदायक। हम तुमसे प्यार करते हैं। कॉल खत्म हुई। मैंने अपने फोन को अपनी कुर्सी के पास रखे छोटे धातु के टेबल पर रख दिया। सूरज गर्म था और चिड़ियों का शोर मचा हुआ था, जबकि दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रही। लेकिन उसकी आवाज हवा में लिंगर कर गई। उसकी मीठी मिठास हर चीज पर चिपकी हुई थी। उन्होंने मुझे 1 हफ्ता नहीं दिया था। ये एक ब्रोशर में लिपटा हुआ अंतिम अल्टीमेटम था। समय सीमा अब मेरी नहीं थी, ये उनकी थी, और मुझे पूरी तरह से यकीन था कि अगर मैंने जल्दी नहीं किया तो मेरा अगला घर वह नहीं होगा जो मैंने खुद के लिए चुना। ये एक कोने का कमरा होगा जो एक गोल्फ कोर्स को देख रहा होगा जिसमें मैं कभी नहीं खेलूंगा। ट्रक पुरानी तेल की महक और समीर की अडिग दोस्ती से भरा हुआ था। मैं यात्री सीट पर लुढ़क रहा था, अपने घर से 3 घर दूर। इंजन बंद। मेरा दृश्य पड़ोसी के बढ़ते ओलियंडर की झाड़ी से आंशिक रूप से बाधित था, लेकिन मैं अपने घर के सामने की सड़क देख सकता था जिसमें मैंने 99 की गर्मियों में खुद को समर्पित किया था। मेरा दिल मेरे रिब्स के खिलाफ एक बेताब ढोल की तरह धड़क रहा था। हर तंतु सक्रिय, उजागर महसूस कर रहा था। मेरा पूरा भविष्य अगले 45 मिनटों पर टिका हुआ था। मेरे सामने के आंगन में, या जो कभी मेरा आंगन था, समीर व्यवस्थित तरीके से पत्तों को एक ढेर में समेट रहा था। उसने अपने पुराने ग्रीस सने ओवरओनल्स और चौड़े ब्रिम की टोपी पहन रखी थी, जैसे कोई रिटायर व्यक्ति जो गुरुवार की दोपहर में करने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसकी मुद्रा सतर्क थी, उसके आंदोलन अर्थपूर्ण। वह मेरा चौकीदार था, मेरा केवल एकमात्र रक्षक, अगर जिया या समीर ने अपने महत्वपूर्ण जीवन से जल्दी घर आने का निर्णय लिया। हमारा एक सिस्टम था। अगर कोई कार सड़क पर मुड़ती तो वह अपनी टोपी उतारता और अपने माथे को पोंछता। अगर वह उनकी कार होती तो वह फावड़ा गिरा देता। यह एक सरल मौन भाषा थी जिसे लोग वर्षों से साझा परियोजनाओं और अनकही समझ के माध्यम से बनाते हैं। बिल्कुल 2 बजे एक गहरा ग्रे वोल्वो सेडान, जो महंगा होने की हल्की सी खामोशी लिए था, सड़क पर आकर रुका। मेरी सांस मेरी गले में अटक गई। मारिया गार्सिया चालक की सीट से बाहर निकली। ऐसा लगता था जैसे वह चाय के लिए आ रही हो,
उसने अपने ब्लेजर के सामने को समेटा और इंतजार किया। यात्री दरवाजे खोले गए और खरीदार बाहर आए। डॉ आर्यन थॉर्न लंबा और दुबला था। उसके चेहरे पर एक दयालु विचारशीलता थी। उसकी पत्नी डॉ लीना थॉर्न की मुस्कान इतनी गर्म थी कि यह दूर से भी उसकी आंखों तक पहुंचती थी। वे शार्क जैसी नहीं दिखते थे। वे उस तरह के लोग थे जिन्हें आप अपने घर में देखना चाहेंगे, जो सुबह की धूप से किचन की खिड़की पर पड़ने वाली रोशनी की सराहना करेंगे। यह किसी कारण से मेरे तनाव को और बढ़ा रहा था। मैंने देखा कि मारिया उन्हें उस रास्ते पर ले जा रही थी जिसे मैंने 2 दशक पहले कृति के साथ एक एक ईंट रखकर बनाया था। मैंने देखा कि वह उस दरवाजे को खोला जिसकी चाबी मैंने उसे दी थी और उन्हें अंदर बुलाया, और फिर वे गायब हो गए। घर ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। मैं केवल बैठ सकता था, इंतजार कर सकता था और विश्वास कर सकता था। मिनट खींचते गए, हर एक एक जीवन काल की तरह। मैंने कल्पना की कि वे कमरों में घूम रहे हैं। मैंने उन्हें अध्ययन में देखा, जहां लीना अपनी हाथों को उन चेर्री की दीवारों पर चला रही होगी जिन्हें मैंने कृति के जन्मदिन के सरप्राइज के लिए बनाया था। कृति ने जब उन्हें देखा था तो वह रो पड़ी थी। उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया था। रणवीर, उसने फुसफुसाया, यह सबसे खूबसूरत चीज है जो किसी ने मेरे लिए बनाई है। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या थॉर्न परिवार उस प्यार को महसूस कर सकता था जो उस लकड़ी में अब भी थी। मैंने आर्यन को रसोई में देखा, जो ठोस ओक के अलमारियों को नोट कर रहा था, जिनमें डॉवटेल जोड़ों का एक विवरण था जो किसी आधुनिक निर्माता की नजर में नहीं आता। मैंने उन अलमारियों पर पूरा एक सर्दी बिताई, हर एक को परिपूर्ण करते हुए, जबकि रेडियो पर पुराने गाने बजते रहे और कृति मुझे अखबार से पढ़कर सुनाती रही। वे सिर्फ अलमारियां नहीं थीं, वे एक जीवन की गवाही थीं जो ध्यान और प्यार से बनी थी। एक ऐसा जीवन जिसे मेरी अपनी बेटी अब केवल एक स्प्रेडशीट पर एक लाइन आइटम के रूप में देखती थी। मैंने समीर की ओर देखा। वह अभी भी पत्ते समेट रहा था। उसका रिदम धीमा और स्थिर था। न तो टोपी की पोंछाई थी, न ही फावड़ा गिरा था। हम अभी भी सुरक्षित थे। मैंने उन्हें बड़े लिविंग रूम की खिड़की से देखा। वे चिमनी के पास खड़े थे, उस मंटल को देख रहे थे जिसे मैंने एक ही टुकड़े से तराशा था। लीना ने किसी चीज की ओर इशारा किया और आर्यन ने गंभीर और सराहनीय अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। वे केवल वर्क फुटेज नहीं देख रहे थे, वे विवरण देख रहे थे, वे काम देख रहे थे, वे मुझे देख रहे थे, जिस तरह से मेरा अपना परिवार अब नहीं कर सकता था। इंतजार भयानक था। मेरे हाथ पसीने से तर हो रहे थे। उस सुबह की कॉफी मेरे पेट में एक खट्टा स्मृति बन गई थी। अगर उन्हें यह पसंद नहीं आया, अगर उन्होंने फर्श की स्कफ्स को खामियों के रूप में देखा, अगर वे बाहर चले गए और पूरी योजना ध्वस्त हो गई, तब एक अनंत काल के बाद दरवाजा खुला। 48 मिनट मैं गिन रहा था। मारिया पहले बाहर आई, इसके बाद थॉर्न परिवार। वे पोर्च पर खड़े थे, बात कर रहे थे। मैं उनकी बात नहीं सुन सका और न जानने की यह स्थिति विशेष प्रकार का तड़प थी। मैंने उनके शरीर की भाषा को देखा, किसी संकेत की तलाश करते हुए। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, लेकिन वे नाखुश भी नहीं थे। वे गंभीर दिख रहे थे। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद उन्होंने मारिया का हाथ मिलाया, अपनी वोल्वो में बैठे और चले गए। सड़क फिर से शांत हो गई। मारिया पल भर के लिए मेरे सामने खड़ी रही। उसकी पीठ मेरी ओर थी। उसने अपना फोन निकाला। मेरा फोन, जो मेरी बगल में बैठा था, जैसे एक बम की तरह महसूस हो रहा था। मैं उसे घूरता रहा, उसकी वाइब्रेट होने का इंतजार कर रहा था, उस निर्णय के लिए। फोन ने झंझनाया, उसकी आवाज ट्रक की छोटी कैब में गूंज उठी। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा अंगूठा कांप रहा था जैसे मैंने कॉल उठाई। रणवीर। मारिया की आवाज हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उसमें एक नई ऊर्जा थी, जैसे कोई तंग बंधा उत्साह। मारिया, मैंने कहा। मेरी आवाज सूखी थी। उन्हें यह पसंद आया रणवीर, उसने कहा, और मैं अंततः सांस ले सका। लेना ने पुस्तकों की अलमारियों के बारे में बहुत बात की। आर्यन ने मुझसे 3 बार पूछा कि क्या यह मंडप असली था। वे गुणवत्ता को देख रहे हैं, वे इतिहास को महसूस कर रहे हैं।
मैंने अपनी आंखें बंद की, अपना माथा ट्रक की खिड़की के ठंडे कांच पर टिका दिया। क्या उन्होंने कोई ऑफर दिया? एक क्षण का ठहराव था, जैसे नाटक का एक सही समय। रणवीर, उसने कहा, और अब मैं उसकी आवाज में मुस्कान सुन सकता था। वे बोली युद्ध का जोखिम नहीं लेना चाहते। उन्होंने नकद में एक ऑफर दिया है, 9,40,000 रुपये, और वे निरीक्षण को छोड़ने के लिए तैयार हैं और 10 दिनों में सौदा करना चाहते हैं। यह संख्या हवा में लटकी रही, इतनी बड़ी, इतनी असंभव कि एक पल के लिए यह असली नहीं लग रहा था। 9,40,000 रुपये। ये केवल एक संख्या नहीं थी, ये एक चाबी थी, ये एक भागने का रास्ता था, ये एक किले के दरवाजे के बंद होने की आवाज थी जिसमें मैं अंदर था और उनकी लालच बाहर ठंड में बंद थी। मैं बोल नहीं सका। मैंने बस अपना सिर पीछे की ओर झुका लिया और राहत के सैलाब में डूब गया। एक शक्तिशाली शुद्ध करने वाली लहर। उसके यार्ड से समीर ने मेरी ओर देखा। उसने अपने कुदाल को एक छोटे मौन सलाम में उठाया। खेल बदल गया था। सभी टुकड़े अपनी जगह पर थे। अब केवल एक अंतिम शांत चेकमेट कहने की बारी थी। मैंने फोन को अपने कान से लगाया। प्लास्टिक मेरी त्वचा के खिलाफ गर्म था। 9,40,000 रुपये। यह संख्या केवल एक संख्या नहीं थी। यह सुबह की जल्दी उठने और दर्द से भरे पीठ का एक जीवन काल था। ये वह 2 नौकरियां थीं जो मैंने तब की थीं जब जिया दांतों के ब्रेसेस में थी। ये वह छुट्टी थी जो कृति और मैंने कभी नहीं ली ताकि हम जल्दी से बंधक चुका सकें। ये हर चुपचाप की गई बलिदान, हर अनकही चिंता थी जो एक एकल साफ सुथरी राशि में संकुचित हो गई थी। ये स्वतंत्रता थी। ये उस किले की कीमत थी जिसका कृति हमेशा मेरे लिए चाहती थी। एक किला जिसे उन्होंने अपने निजी बैंक में बदलने की कोशिश की थी। मारिया की आवाज फिर से लाइन पर आई, मुझे वर्तमान में खींचते हुए। रणवीर, क्या आप वहां हैं? कोई दबाव नहीं है। अगर आप चाहें तो हम काउंटर कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा, और ये शब्द मुझसे वर्षों में सुनाई दी आवाज से ज्यादा मजबूत और स्पष्ट निकला। कोई संदेह नहीं था। आगे का रास्ता एक सीधा रेखा था और मैं अंततः उसे चलने के लिए तैयार था। नहीं मारिया, काउंटर मत करो। उन्हें हां कह दो, हम ऑफर मान लेते हैं। बहुत अच्छा, उसने कहा, और मैं उसकी आवाज में पेशेवर संतोष सुन सकता था। मैं तुरंत खरीद समझौता तैयार करूंगी। नकद ऑफर और बिना किसी शर्त के। 10 दिन का समापन तंग होगा, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। मैं सुबह आपके हस्ताक्षर के लिए प्रारंभिक दस्तावेज तैयार कर लूंगी। धन्यवाद मारिया, मैंने कहा, और मैं इसका मतलब समझता था। न केवल काम के लिए, बल्कि जब मेरी अपनी दुनिया हिल रही थी तब मुझे जरूरत थी उस स्थिर, सक्षम हाथ की। जब हमने फोन रखा मैं हिला नहीं। मैं बस समीर के ट्रक की शांत कैब में बैठा रहा, इंजन बंद, और घर को घूरता रहा। मेरा घर, कम से कम कुछ और दिनों के लिए, अब यह अलग लग रहा था। अस्त होते सूरज ने छत की रेखाओं के किनारों को पकड़ लिया, जिससे वह चमक उठी। यह अब कोई जेल नहीं थी या युद्ध भूमि। यह मेरा अंतिम और सबसे बड़ा औजार था। यह मेरे अपने भविष्य की चाबी थी। मैंने ट्रक शुरू किया। पुराना इंजन जीवन में आया। जैसे ही मैं किनारे से दूर चला, मुझे अंतिमता का गहरा एहसास हुआ। पहिए घूम रहे थे। योजना क्रियान्वित हो रही थी। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था, और बहुत लंबे समय के बाद मैं नहीं चाहता था। मैं एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा था जिसे वे छू नहीं सकते थे। एक ऐसे अतीत के वित्तपोषण द्वारा जिसे उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी। जिस दिन मैंने मारिया के साथ कागजात पर हस्ताक्षर किए, वो मंगलवार था। जिया गैलरी में थी और समीर का सिनर्जी मीटिंग शहर के बीच था, जो उसके फ्रिज पर कैलेंडर के अनुसार कम से कम 5 बजे तक चलेगा। घर शांत था। ये सही खिड़की थी। समीर ने ठीक 1 बजे अपनी पुरानी फोर्ड पिकअप मेरे ड्राइववे में खींची, सीधे गैरेज के सामने। उसने हॉर्न नहीं बजाया। उसे करना नहीं पड़ा। मैं पहले से ही इंतजार कर रहा था, पहले बॉक्स के साथ हाथ में। हम उस शांत कुशल लय में काम करते रहे जो वर्षों के अनुभव से आती है, यह जानने में कि एक आदमी कैसे चलता है, कैसे उठाता है, कब उसे मदद की जरूरत होती है और कब उसे वजन के साथ अकेला छोड़ना चाहिए।
ये केवल अटारी से यादृच्छिक बॉक्स नहीं थे। ये वे चीजें थीं, घर का किराया, उसमें उस घर की आत्मा छिपी हुई थी। वो चीजें जिन्हें मैं उन्हें छूने नहीं दे सकता था, न बेचने न फेंकने। पहला डिब्बा भारी था, तस्वीरों के एल्बमों से भरा हुआ। जैसे ही मैंने इसे समीर को दिया, ढक्कन हिला और एक पुरानी तस्वीर का कोना झांकने लगा। यह कृति थी, 20 साल छोटी, झील के पास खड़ी, अपनी पीठ पर 7 साल की जिया को उठाए हुए। जिया हंस रही थी, उसके छोटे हाथ अपनी मां के बालों में उलझे हुए थे। कृति उसकी ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी शुद्ध, बिना रोक टोक की खुशी थी जो अब दिल में चुभन पैदा कर रही थी। ये एक परिवार की तस्वीर थी जो अब अस्तित्व में नहीं था। एक ऐसा परिवार जिसे उन्होंने एक लापरवाह निर्णय के बाद दूसरे से तोड़ दिया था। तू ठीक है रणवीर? समीर ने पूछा। उसकी आवाज कोमल थी। मैंने बस सिर हिलाया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई और डिब्बा उसके इंतजार में फैली हुई बाहों में धकेल दिया। अगला आया कृति के बागवानी के सामान, उसकी पसंदीदा कुदाल जिसका हैंडल उसके हाथों से चिकना और गहरा हो गया था, उसके पुराने कैनवास के दस्ताने जिनमें से मिट्टी अभी भी सूखी थी, उन गुलाबों से जो उसने बहुत प्यार से लगाई थीं। मुझे याद है, वह वहां अपने आप में गुनगुनाती थी, अपनी पौधों से ऐसे बातें करती जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। कुछ भी खूबसूरत उगाने के लिए तुम्हें अपने हाथ गंदे करने होंगे रणवीर, वह कहा करती थी, अपने गाल पर मिट्टी का एक दाग पोंछते हुए। मेरी गले में एक गांठ बन गई। मैं अब अपने हाथ गंदे कर रहा था। कृति, मैं इसे उस खूबसूरत चीज की रक्षा के लिए कर रहा था जिसे हमने साथ में उगाया था। सबसे भारी चीज आखिर में थी। हमारे बिस्तर के पैर के पास पुराना सिडर का संदूक जो उसके दादा ने बनाया था। समीर और मैंने इसे साथ में उठाया। हमारे कदम अब छोटे से मास्टर बेडरूम में गूंज रहे थे। अंदर उसकी शादी की ड्रेस थी, ध्यानपूर्वक पेपर में लिपटी हुई, और एक बंडल पत्रों का जिसे हमने उस 1 साल में एक दूसरे को लिखा था जब मुझे राज्य से बाहर काम करना पड़ा था। यह उन चीजों के लिए है जो भूलना बहुत महत्वपूर्ण है, उसने कहा था जब हम इसे खरीदने गए थे। जैसे ही हमने इसे ट्रक में रखा, मैंने घर की ओर देखा। यह अब खोखला लगने लगा था, जैसे एक खूबसूरत खोल जिसमें से जीवन चला गया था। यह केवल सामान को स्थानांतरित करने का मामला नहीं था, यह एक बचाव मिशन था। मैं हमारे साथ के जीवन के आखिरी टुकड़ों को बचा रहा था, एक भविष्य से जहां ये केवल जिया और समीर की पूरी तरह से सजाई गई खाली दुनिया में बिखरे हुए सामान के रूप में रह जाते। यह आखिरी है, मैंने समीर से कहा, चुपचाप टेलगेट बंद करते हुए। उसने बस मेरे कंधे पर एक भारी हाथ रखा। वह तुम पर गर्व करेगी रणवीर, इसे करने के लिए। मैं केवल डिब्बे नहीं हटा रहा समीर, मैंने कहा। मेरी आवाज भारी थी। मैं एक जीवन को स्थानांतरित कर रहा हूं, हमारा जीवन, और मैं इसे भागों के लिए नहीं बेचने दूंगा। स्टोरेज यूनिट का धातु का दरवाजा एक तेज अंतिम क्लैंग के साथ बंद हुआ, और उस आवाज में मैंने अपने जीवन का एक अध्याय हमेशा के लिए बंद होते हुए महसूस किया। अतीत अब सुरक्षित था, अगली चीज के लिए मंच सज चुका था। समीर के अतिरिक्त कमरे की शांति एक सुखद बदलाव सा काम थी। 2 साल में पहली बार वहां केवल वही आवाजें थीं जो वहां की थीं। छत के पंखे की हल्की गुनगुनाहट, पड़ोस के कुत्ते की दूर की भौंक। डिब्बों को स्थानांतरित करने का काम अपने जीवन के ठोस हिस्सों को सुरक्षित करने का थकाऊ था, लेकिन यह शुद्धिकरण का भी था। अतीत को एक जलवायु नियंत्रित स्टोरेज यूनिट में सुरक्षित रखने के बाद मैं अंततः भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। उस शाम मैं साधारण मजबूत बिस्तर के किनारे बैठा और अपना ब्रीफ केस खोला। अब समय था उन कागजों को छानने का जो मैंने छोड़े थे, एक जीवन के ढीले सिरों को ठीक करने का। ज्यादातर पुराने टैक्स रिटर्न और कार के शीर्षक थे, अस्तित्व की नीरस लेकिन आवश्यक कागजी कार्रवाई। लेकिन गृहस्थी नाम के एक फाइल के नीचे मुझे एक पतला भूला हुआ फोल्डर मिला। उस पर कृति की खूबसूरत लिखावट में लिखा था, आपातकालीन कार्ड। मुझे लगभग भूल ही गया था कि यह मौजूद था। सालों पहले जब जिया कॉलेज गई थी, हमने उसके लिए एक संयुक्त क्रेडिट कार्ड खोला था। यह खरीदारी या मजे के लिए नहीं था, यह केवल सच्चे आपातकाल के लिए था।
एक लंबी यात्रा में फ्लैट टायर, एक चिकित्सकीय सहभुगतान जो वह नहीं चुका सकती थी। हमने उसे कहा था कि इसे तभी इस्तेमाल करे जब वह सच में फंस जाए। मैंने 1 दशक में इसके लिए कोई बिल नहीं देखा और बस ऐसा समझा कि उसने शादी के बाद खाता बंद कर दिया होगा। लेकिन फोल्डर के अंदर एक एकल अनखुला लिफाफा था जो पिछले महीने घर पर गलती से डिलीवर किया गया था। मैंने लिफाफे के किनारे पर अपनी अंगुली फिसलाई। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने एक शून्य बैलेंस वाला स्टेटमेंट देखने की उम्मीद की, एक मृत खाता। लेकिन पन्ने के नीचे दिए गए नंबर ने मेरी सांसें चुरा लीं। बैलेंस $12,000 से अधिक था। मेरी आंखें चार्ज की सूची पर दौड़ीं और एक ठंडी भयानक घबराहट मेरे पेट में उभरने लगी। यह आपातकाल की सूची नहीं थी, यह उनके जीवन का एक खाता था, एक ऐसा जीवन जिसे मैं अनजाने में वित्त पोषित कर रहा था। ले ब्यू बिस्ट्रो नाम के एक रेस्तरां में $450, एक बुटीक में $800 जिसका नाम मैं नहीं पहचानता था, $600 एक 2 रातों का ठहराव शांति स्पा और रिसॉर्ट में। वहां दर्जनों अन्य खर्च थे, उबर राइड्स, महंगी कॉफी की दुकानें, ऐसी ऑनलाइन सेवाओं की सदस्यताएं जिनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने पुरानी फाइल में और गहराई से देखा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अन्य विवरण पाए जो वर्षों से थे। यह पैटर्न नकारात्मक था। यह कोई हालिया खर्च नहीं था। यह एक दीर्घकालिक गणना की गई धोखाधड़ी थी। उन्होंने इस आपातकाल कार्ड का उपयोग अपने व्यक्तिगत फंड के रूप में वर्षों से किया था। मुझे 6 महीने पहले का समय याद आया जब जिया मेरे रसोई में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुझे बता रही थी कि वे कार की मरम्मत के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसने कहा था कि यह केवल कुछ $100 हैं, लेकिन यह उन्हें बर्बाद कर देगा। मैंने अगले दिन बैंक जाकर अपनी बचत से $500 निकाले और उसे दे दिए। मैंने फिर से अपने हाथ में विवरण देखा। उस बातचीत के 2 दिन बाद एक खर्च था $375 का। विक्रेता, शांति स्पा। विश्वासघात इतना गहरा और निस्वार्थ था कि मेरी सांसें थम गईं। यह सिर्फ घर के बारे में नहीं था, यह केवल अधिकार के बारे में नहीं था, यह चोरी थी। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर दरिद्रता का दिखावा किया और मेरी मदद स्वीकार की, जबकि वे मेरे नाम और मेरी क्रेडिट को अपने निजी अंतहीन संसाधन के रूप में मानते रहे। उनका घर का किराया मांगना, यह दावा करना कि वे घर का वित्तीय बोझ उठा रहे हैं, यह सब झूठ था। एक सावधानीपूर्वक निर्मित कहानी जो उनकी खुद की परजीवी लालच को छिपाने के लिए थी। मैं जो उदासी कई दिनों से अपने अंदर महसूस कर रहा था, वह जल गई और एक ठंडी कठोर नाराजगी ने उसे बदल दिया। यह सब कुछ बदल देता। यह अब केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, यह धोखाधड़ी थी। मैंने विवरण बिस्तर पर रख दिए। मेरे हाथ अब स्थिर थे। मैंने अपना फोन निकाला और एक बढ़ई की तरह जो काटने का निशान बनाता है, मैंने हर एक पृष्ठ की स्पष्ट तस्वीर ली। मैंने अपना ईमेल खोला, तस्वीरें संलग्न कीं और डेविड चेन को भेज दी। विषय रेखा सरल थी। अतिरिक्त दस्तावेज। संदेश के भीतर मैंने केवल एक वाक्य लिखा, डेविड, लगता है समस्या हमारी सोच से बड़ी है। जब मैंने भेजा तो ईमेल के मेरे फोन से निकलने की शांत आवाज ने मुझे उस युद्ध की पहली गोली जैसा महसूस कराया जिसे मैं कभी नहीं चाहता था। लेकिन अब मुझे पूरी तरह से यकीन था कि मैं उसे जीतने जा रहा था। मैंने डेविड के ईमेल का जवाब आने का इंतजार नहीं किया। कुछ कार्रवाइयां इन वकीलों को सौंपने के लिए नहीं होती, न कि कानून के कारण, बल्कि आत्मा के कारण। उन्हें आपके अपने हाथों से, आपकी अपनी आवाज में करना होता है। मैंने सबसे हाल का क्रेडिट कार्ड विवरण उठाया। कागज अब भी चिकना और अजनबी महसूस कर रहा था और पीछे दिए गए नंबर पर डायल किया। स्वचालित मेनू एक शिष्ट रोबोटिक संकेतों का भूल भुलैया था। एक ऐसा सिस्टम जो आपको कभी मानव के पास पहुंचने से पहले थका देता था। मैंने बार बार शून्य दबाया, एक छोटी सी विद्रोह की क्रिया, जब तक कि सिस्टम ने अंततः हार नहीं मानी और एक जीवित व्यक्ति लाइन पर नहीं आया। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद, एक थकी हुई आवाज ने कहा। मेरा नाम कृति है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूं? नमस्ते कृति, मैंने कहा,
अपनी आवाज को जितना संभव हो सके शांत और स्थिर बनाते हुए, मेरा नाम रणवीर है। मुझे अपने खाते पर अनऑथराइज्ड खर्चों की एक श्रृंखला की रिपोर्ट करनी है और इससे जुड़े सभी कार्डों पर तत्काल रोक लगानी है। एक क्षण का विराम था, टाइपिंग की आवाज। ठीक है श्री रणवीर, क्या आप मुझे अपना पता और आपके सामाजिक सुरक्षा नंबर के अंतिम 4 अंकों की पुष्टि कर सकते हैं? मैंने उसे जानकारी दी। धन्यवाद, उसने कहा। अब क्या आप मुझे उस आखिरी खर्च का दिनांक और राशि बता सकते हैं जिसे आप धोखाधड़ी मानते हैं? मैंने विवरण की ओर देखा, उनके सभी विलासिता की लंबी सूची पर, और एक कड़वा हंसी मुझसे निकल गई। कृति, मैंने कहा, मेरी आवाज धीमी। इस खाते पर आखिरी अधिकृत खर्च 2010 के पतझड़ में मेरी बेटी के लिए एक कॉलेज की किताब के लिए था। तब से हर एक लेन देन धोखाधड़ी है। दूसरी तरफ की चुप्पी इस बार अलग थी। ये प्रक्रियागत नहीं थी, ये मानवीय थी। मुझे सुनाई दिया कि उसने एक छोटी तेज सांस ली। मैं समझता हूं सर, उसने कहा। उसकी पेशेवर आवाज अब कुछ और से भरी हुई थी, शायद दया या सिर्फ आश्चर्य। मैं खाते पर तुरंत रोक लगा रही हूं। द्वितीयक कार्ड धारक एक जिया मिलर अब तक पहुंच नहीं रखेगी। खाता लॉक कर दिया गया है। धन्यवाद, मैंने कहा और कॉल समाप्त कर दी। मैंने अभी उनके एक जीवन रेखा को काट दिया था, एक छोटी अदृश्य विद्रोह की कार्रवाई जो वे तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक जिया अगली बार 5 रुपये की कॉफी खरीदने की कोशिश नहीं करेगी और ठंडी कठोर अस्वीकृति का सामना नहीं करेगी। मैं खड़ा हुआ और समीर के अतिरिक्त कमरे की खिड़की की ओर बढ़ा। मेरा पुराना घर बगल में था। रसोई की बत्तियां जल रही थीं, जहां वे शायद रात के खाने का निर्णय ले रहे थे। मेरी नजर समीर की दीवार पर लटके कैलेंडर पर गई। आज बुधवार था। मारिया कल बिक्री की आखिरी कागजी कार्रवाई कर रही थी। बंद होना सोमवार की सुबह निर्धारित था। नए मालिक थॉर्नेस मंगलवार को सुबह 9 बजे कानूनी कब्जा ले लेंगे। 6 दिनों में उनका संसार, जो उन्होंने मेरी नींव, मेरी क्रेडिट, मेरी चुप्पी पर बनाया था, समाप्त हो जाएगा। वे वहां हैं, अभी हंसते हुए, योजनाएं बनाते हुए। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वे एक ऐसे घर में रह रहे थे जो पहले ही बिक चुका था। जाल बिछ चुका था, सभी टुकड़े एकदम सही जगह पर थे, और अब मुझे बस उनकी प्रतीक्षा करनी थी कि वे सीधे उसमें कदम रखें। टाइटल कंपनी का कार्यालय एक शहर के केंद्र की इमारत की 7वीं मंजिल पर था, एक सम्मेलन कक्ष में जो ऐसा लगता था जैसे इसे भावनाओं को अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। दीवारें एक सामान्य बेज रंग की थीं, मेज एक पॉलिश की हुई कठोर काली लकड़ी की थी, और एकमात्र कला एक फ्रेम की गई अमूर्त छवि थी जो समुद्र में तूफान की तरह दिखती थी। यह उपयुक्त था। मैं मेज के एक तरफ रणवीर के साथ बैठा था, दूसरी तरफ समीर और कृति, मेरे जीवन के काम के नए मालिक बैठे थे। एक विनम्र कुशल महिला जिसका नाम सुषमा था, समापन एजेंट के रूप में मेज के सिर पर बैठी थी। उसके सामने एक मोटी फाइल दस्तावेजों की सही तरीके से रखी हुई थी। हवा में एक ठंडी श्रद्धेय खामोशी थी जो केवल कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले होती है। सुषमा ने हमें अंतिम पृष्ठों के माध्यम से एक शांत, प्रशिक्षित आवाज में मार्गदर्शन किया। HID स्टेटमेंट, डीड, कर फॉर्म। यह नंबरों और धाराओं की एक लंबी सूची थी, एक कानूनी मानचित्र जो सब कुछ बदलने वाला था। मैंने हर शब्द सुना, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैं कृति के बारे में सोच रहा था, उस दिन के बारे में जब हमने उस घर के लिए पहले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। हमारे हाथ थोड़े कांप रहे थे, हमारे दिलों में एक भविष्य की उम्मीद भरी हुई थी जिसे हम समझते थे कि हम पूर्वानुमानित कर सकते हैं। जब मेरी बारी आई, सुषमा ने अंतिम हस्ताक्षर पृष्ठ मेरे सामने रखा। यहां श्री रणवीर, उसने कहा, नीचे की एक रेखा की ओर इशारा करते हुए। मैंने कलम उठाई। यह मेरे हाथ में भारी महसूस हो रही थी, किसी भी हथौड़े से ज्यादा भारी जो मैंने कभी पकड़ी थी। यही था अंतिम अपरिवर्तनीय कदम। लौटने का कोई रास्ता नहीं। मेरा हाथ एकदम स्थिर था जब मैंने अपना नाम रणवीर पर हस्ताक्षर किया। स्याही कागज पर गहरी और स्पष्ट थी।
ये किसी भ्रमित बूढ़े आदमी का कांपता हुआ हस्ताक्षर नहीं था। यह उस आदमी का मजबूत आत्मविश्वासी हस्ताक्षर था जो जानता था कि वह क्या कर रहा है। डॉ। कृति ने अगला हस्ताक्षर किया। उसका हाथ भी स्थिर था। हमने मेज के पार एक दूसरे को देखा और एक संक्षिप्त सम्मानजनक सिर नवा दिया। उसे मेरी कहानी नहीं पता थी, सभी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मैंने एक समझ देखी। वह एक ऐसा आदमी था जो स्थायी चीजों की सराहना करता था। सुषमा ने दस्तावेजों को लिया। उसका नोटरी स्टैंप एक पल के लिए हवा में रहा और फिर एक ठोस संतोषजनक ध्वनि के साथ नीचे आया। यह ध्वनि शांत कमरे में गूंज गई। यह खत्म हो गया, न तो एक चीत्कार के साथ, न ही किसी झगड़े के साथ, बल्कि कागज पर स्याही और रबर के शांत चुंबन के साथ। जो किलाकृति और मैंने बनाया था वह अब मेरा नहीं था, लेकिन जब मैं मेज से उठा तो एक ऐसा बोझ जिसे मैं भी नहीं जानता था कि मैं उठा रहा था, मेरे कंधों से हट गया। वर्षों में पहली बार मैंने सुरक्षा महसूस की। मैंने डॉ। कृति का हाथ मिलाया। इसकी अच्छी देखभाल करना, मैंने कहा। हम करेंगे रणवीर, उन्होंने जवाब दिया। उनका पकड़ मजबूत था। हम करेंगे। जब रणवीर और मैं कार्यालय से बाहर निकले और उज्ज्वल सोमवार की सुबह में आए तो शहर अलग सा महसूस हुआ। हवा साफ लग रही थी, आसमान विस्तृत। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो चुके थे। धन का हस्तांतरण हो चुका था। घर में एक नया परिवार था। केवल एक चीज बाकी थी, पुरानी परिवार को सूचित करना। समीर ने मुझे इसके बारे में बाद में बताया, अपने बेहद मजबूत कॉफी के एक बर्तन के साथ साझा करते हुए। उन्होंने उस दृश्य का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति की स्पष्टता के साथ किया जिसने अपने जीवन में इंजन देखे हैं और जानता है कि कौन से ध्वनियाएं काम कर रही हैं और कौन सी ध्वनियां यह बताती हैं कि वे टूटने वाली हैं। यह एक मंगलवार की सुबह थी, बेंगलुरु में एक चमकदार, बादलों रहित दिन, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आसमान साफ, अंतहीन नीला था। समीर अपने बरामदे पर था, जैसे मैंने कहा था। समाचार पत्र पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन वास्तव में मेरे पुराने घर को देख रहा था। सुबह 9 बजे ठीक एक कर्नाटक पुलिस की गाड़ी चुपचाप सड़क के किनारे आकर रुकी। उसने अपनी लाइट या सायरन का उपयोग नहीं किया। वह बस आई, एक साधारण निर्विवाद तथ्य। एक पल बाद एक साधारण सेडान उसके पीछे पार्क हुई और एक महिला ने एक साफ व्यवसाय सूट पहनकर बाहर निकली। यह स्टर्लिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की प्रतिनिधि थी जिसे कृति ने नियुक्त किया था। समीर ने कहा कि वे एक साथ रास्ते पर चले। उनके कदम समन्वित और उद्देश्यपूर्ण थे। वे ऐसे नहीं लग रहे थे जैसे कोई लड़ाई की उम्मीद कर रहे हों। वे ऐसे लग रहे थे जैसे एक संदेश देने आए हों जो पहले ही हस्ताक्षरित, मोहरबंद और भेजा जा चुका था। जिया ने दरवाजा खोला। समीर उसे स्क्रीन के माध्यम से देख सकता था। उसके हाथ में एक कॉफी मग था और उसके चेहरे पर एक आलसी, आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। यह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो मानता है कि उसने पहले ही जीत हासिल कर ली है। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज शांत सड़क पर गूंज रही थी। डिप्टी, एक लंबे आदमी की शांत, मौसम से प्रभावित चेहरे के साथ पहले बोलने वाला था। क्या आप जिया मिलर हैं? समीर पीछे से पहले से ही विघ्नित टोन में बोला। यह किस बारे में है? उसने पूछा। उसके स्वर में उस व्यक्ति की अधीरता थी जो मानता है कि उसका समय किसी और से अधिक मूल्यवान है। स्टर्लिंग की महिला आगे बढ़ी, एक पेशेवर दिखने वाले पोर्टफोलियो को पकड़े हुए। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। मेरा नाम सारा जेनकिंस है। मैं स्टर्लिंग प्रॉपर्टी प्रबंधन से हूं। हम इस संपत्ति के नए मालिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीर ने कहा कि उनके चेहरे के बदलते भाव देखना अद्भुत था। जिया की मुस्कान सिर्फ गायब नहीं हुई, वह पूरी तरह से टूट गई। रणवीर ने एक तेज, कटाक्ष भरा हंसने का प्रयास किया, जैसे वह किसी बात को खारिज करने की कोशिश कर रहा हो जो उसके गले में अटक गई हो। नए मालिक? रणवीर ने कहा। मुझे लगता है कि आपका पता गलत है। यह मेरे ससुर का घर है। अब नहीं सर, सारा ने कहा, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने अपना पोर्टफोलियो खोला और एक दस्तावेज निकाला। 124 विलो लेन पर संपत्ति कल बेची गई थी। समापन प्रक्रिया पूरी हो गई है और इस सुबह इसे काउंटी में दर्ज किया गया है।
मैं आपको यहां से हटने के लिए आधिकारिक 30 दिन का नोटिस देने आई हूं। जिया बस आश्चर्य से देखती रही। उसका चेहरा रंगहीन हो गया। उसने कागज से डिप्टी और फिर वापस कागज की ओर देखा। बेचा? उसने फुसफुसाते हुए कहा। यह शब्द एक छोटी नाजुक चीज थी। नहीं, यह संभव नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करती हूं, ऐसा ही है, सारा ने कहा। डिप्टी ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। उसकी उपस्थिति ही उसके शब्दों को भारी बना रही थी। रणवीर ने गुस्से में अपने आप को संभाला। यह पागलपन है, यह एक धोखा है। हमारे पिता एक वृद्ध व्यक्ति हैं। उन्हें बिना समझाए कुछ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया होगा। सर, डिप्टी ने कहा। उसकी आवाज सपाट और समान थी, जैसे उसने हर बहाने को सुन लिया हो। हमारे पास दर्ज किए गए दस्तावेज का एक प्रति है। अब संपत्ति का मालिक थॉर्न परिवार ट्रस्ट है। आपके ससुर रणवीर मिलर समापन के समय उपस्थित थे। उन्हें अपने कानूनी सलाहकार द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था और वे मानसिक रूप से स्वस्थ पाए गए थे। यह बिक्री कानूनी, अंतिम और बाध्यकारी है। हर शब्द उनके वास्तविकता के ताबूत में एक कील की तरह था। अंततः जिया ने अपनी आवाज पाई, लेकिन वह ऊंची और तेज थी, घबराहट के साथ टूटती हुई। नहीं, वह हमें ऐसा नहीं कर सकता। यह हमारा घर है, हम यहां रहते हैं। मैडम, डिप्टी ने कहा। उसकी धैर्य की सीमा स्पष्ट रूप से कम हो रही थी। आपकी रहने की व्यवस्था पिछले मालिक के साथ थी। वह व्यवस्था अब समाप्त हो चुकी है। आपकी बहस उनके साथ है। हमारा केवल काम यहां यह सुनिश्चित करना है कि यह नोटिस दिया जाए। उसने कागज उसकी ओर बढ़ाया। आपको नोटिस दिया गया है। जिया ने इसे नहीं लिया। वह बस वहां खड़ी रही, सिर हिलाती रही, जैसे वह वास्तविकता को नकार सकती हो। रणवीर ने आखिरकार डिप्टी के हाथ से कागज छीन लिया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। आप हमारी वकील से सुनेंगे, उसने गरजते हुए कहा। आपकी वकील स्टर्लिंग प्रॉपर्टी प्रबंधन से संपर्क कर सकती है, दिए गए नंबर पर, सारा ने कहा, पहले से ही जाने के लिए मुड़ते हुए। आपके पास 30 दिन हैं। मैं सुझाव देती हूं कि आप इसका सही उपयोग करें। समीर ने कहा कि वे डिप्टी और सारा के चले जाने के बाद 1 मिनट तक दरवाजे पर खड़े रहे, बस रणवीर के हाथ में कागज को देखते रहे। वे अब एक परंपरागत पारिवारिक गढ़ के गर्वित विजेता नहीं थे। वे बस 2 लोग थे, एक पोर्च पर खड़े, जो अब उनका नहीं था, अपने नाम के साथ एक निष्कासन नोटिस पकड़े हुए। और तब समीर ने कहा। चिल्लाने की शुरुआत हुई, न तो मुझ पर, न दुनिया पर, बल्कि एक दूसरे पर। यह, उसने कहा, एक नींव के छटकने की आवाज थी। एक नींव जिसे उन्होंने ठोस चट्टान समझा था, लेकिन जो हमेशा मेरी चुप्पी पर बनी थी। फोन 3 बजे आया, ठीक तब जब सूरज पीछे के पोर्च पर गिर रहा था, जिससे लकड़ी गर्म महसूस हो रही थी। मैं समीर की पुरानी झूला कुर्सी में बैठा था, एक हमिंगबर्ड को उसके फीडर की जांच करते हुए देख रहा था। मैंने जिया का नाम स्क्रीन पर चमकते हुए देखा। मैंने उसे 3 बार बजने दिया, बस इतना कि मेरी तरफ की चुप्पी अपना वजन इकट्ठा कर सके। फिर मैंने उत्तर दिया। मुझे यह कहने का मौका भी नहीं मिला। तुमने क्या किया? उसकी आवाज एक चीख थी, कच्ची फटी हुई आवाज जो पूरी तरह से उसकी अभ्यास की मिठास से रहित थी। यह शुद्ध अनफिल्टर्ड घबराहट की आवाज थी। यहां लोग हैं पापा, एक पुलिस डिप्टी। वे हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर बेचा गया है। ये कोई बीमार मजाक है ना? तुम्हें इसे ठीक करना होगा। अभी उन्हें कॉल करो और बताओ कि एक गलती हुई है। मैंने एक धीमी जानबूझकर सांस ली, उसके शब्दों की बाढ़ को अपने ऊपर बहने दिया। मैंने समीर के यार्ड की ओर देखा। एक मधुमक्खी जिस तरह से एक क्लोवर के पैच पर काम कर रही थी। कोई गलती नहीं हुई जिया, मैंने कहा। मेरी आवाज पूरी तरह से शांति से थी। तुम क्या कह रही हो? यह हमारा घर है, उसने चिल्लाते हुए कहा, यह शब्द किनारों को छेड़ता हुआ। नहीं, मैंने कहा, अभी भी शांत। यह अब तुम्हारा घर नहीं है। उसके बाद की चुप्पी एक गर्त थी। मैं उसके दूसरी तरफ फटी हुई सांसें सुन सकता था, एक दुनिया के अपने ध्रुव से हिलने की आवाज। मैं समझती नहीं, उसने अंततः फुसफुसाते हुए कहा। गुस्सा धीरे धीरे एक उभरती, डरी हुई उलझन में बदल रहा था। तुम इसे बस नहीं बेच सकते जिया, मैंने कहा।
और मैंने अपनी आवाज को 2 वर्षों की चुप्पी की गहराई का वजन दिया। मैं थोड़ा भ्रमित हूं। मुझे लगा कि यही तुम चाहती थी। तुम क्या कह रहे हो? और फिर मैंने वह पंक्ति दी जिसे मैंने अपने मन में दिन भर अभ्यास किया था। मैंने उसे उसके अपने शब्द वापस दिए, चमकीले और तेज, जैसे वह खुद ही एक हथियार बना चुकी हो। तुम मेरे किचन में खड़ी थीं अपने पति के सामने, और तुमने मुझे एक विकल्प दिया। तुमने कहा, या तो घर का खर्च दो या बाहर निकल जाओ। जिया, मैं साधारण साधनों वाला आदमी हूं। मैं महीने में 2,000 रुपये नहीं दे सकता था, जो तुम मुझसे अपने ही घर में रहने के लिए मांग रही थीं। इसलिए मैंने वही किया जो तुमने कहा। मैं बाहर चला गया। मैंने कुछ क्षण रुका, चुप्पी को खींचते हुए। मैंने बस अपना घर अपने साथ ले लिया। दूसरी तरफ से एक हल्की रुक गई आहट सुनी, जैसे उसे पेट में घूंसा लगा हो। फोन पर पूरी तरह से 10 सेकंड तक चुप्पी रही। फिर एक अलग आवाज आई, समीर की, जिसमें गुस्सा था। तुम्हें लगता है तुम बहुत चालाक हो, बूढ़े आदमी? तुम हमें बस बाहर नहीं निकाल सकते। हमारे पास अधिकार हैं। हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे। हम बिक्री को चुनौती देंगे। हम कोर्ट को बताएंगे कि तुम अयोग्य हो, कि तुम्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया। ये सब धमकियां इतनी पूर्वानुमानित थीं, इतनी खोखली। वह खाली गोलियां चला रहा था और उसे इसका भी पता नहीं था। मैंने उसे पूरा बोलने दिया, और फिर मैंने उस हथियार का इस्तेमाल किया जिसके बारे में उन्हें कभी पता नहीं था। तुम यह जरूर करने की कोशिश कर सकते हो, समीर, मैंने कहा। मेरी आवाज एक ठंडी और कठोर धातु की तरह थी। और जब तुम करोगे, मेरा वकील दाविद चेन कोर्ट के सामने कुछ जानकारियां पेश करने के लिए बहुत खुश होगा। पहले, मेरी हाल की योग्यता मूल्यांकन की रिपोर्ट, जिसे मैंने शानदार तरीके से पास किया। और दूसरा, मैंने थोड़ी चुप्पी बनाई, एक सही खाली स्थान। वह हमारे छोटे आपातकालीन क्रेडिट कार्ड के 12 साल के स्टेटमेंट पेश करेगा। वह विशेष रूप से सेरेनिटी स्पा में खर्चों में रुचि रखता है, समीर। वे ठीक उसी समय के साथ मेल खाते हैं जब जिया मुझसे कह रही थी कि तुम दोनों कार ठीक करने के लिए पैसे नहीं जमा कर सकते थे। मुझे लगता है कि इसके लिए कानूनी शब्द है धोखाधड़ी। इसके बाद की चुप्पी पूरी तरह से थी। ये उस व्यक्ति की आवाज थी जिसने बिना जाने एक ठोस दीवार से टकरा दिया। मैंने एक दबा हुआ शोर सुना, एक घुटी हुई आवाज। फिर जिया फोन पर वापस आई। उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई। गुस्सा, घबराहट, सब कुछ चला गया। जो बचा था वह एक पतली टूटी हुई सिसकी थी। पापा, कृपया। अब कृपया के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कृपया का समय तब था जब वह मेरी कीमत पर हंस रही थी, जब वह मेरी अनुपस्थिति की योजना बना रही थी, जब वह मेरे ऊपर खड़ी थी, जबकि मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। यह खत्म हो चुका है जिया, मैंने कहा, और मेरी आवाज सभी भावनाओं से रहित थी। ये एक न्यायाधीश की आवाज थी जो अंतिम निर्णय पढ़ रहा था। तुम चाहती थीं कि मैं तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाऊं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तुम्हारी नई आवाज स्थिति के लिए मुझे लगता है कि नए मालिक किराए की उम्मीद करेंगे। तुम्हारे पास 73 घंटे हैं, इससे पहले कि वे ताले बदल दें। मैंने उत्तर का इंतजार नहीं किया। मैंने फोन का संपर्क एक शांत, सोची समझी थपकी के साथ समाप्त कर दिया। संपर्क टूट गया, और उसके बाद की गहरी गूंजती चुप्पी में मैंने अंततः सच में आजादी महसूस की। मैंने अपनी आंखों से यह नहीं देखा कि आगे क्या हुआ। समीर ने मुझे बाद में बताया। हालांकि उसे सुनाने में कोई खुशी नहीं थी। उसने कहा कि वह अपनी बालकनी पर बस इतना देर खड़ा रहा कि पहले दरारें दिखाई देने लगीं, और फिर उसने तय किया कि उसकी हाइड्रेंजास को अचानक बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसने कहा कि कॉल समाप्त होने के बाद जिया एक लंबे पल के लिए दरवाजे पर खड़ी रही। फोन अभी भी उसके कान से लगा हुआ था, जैसे वह अपनी आने वाली भविष्य की डायल टोन सुन रही हो। उसके चेहरे पर, उसने कहा, एक खाली आघात का मुखौटा था। समीर सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ से निष्कासन नोट छीन लिया और फिर से पढ़ा, जैसे शब्द बदल गए हों। यह एक डराने की चाल है, समीर ने कहा। उसकी आवाज एक नीची गरज थी। वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। जिया ने अंततः फोन नीचे किया। उसका हाथ कांप रहा था। उसकी होंठों से एक तेज हिस्टेरिकल हंसी निकली।
डराने की चाल? समीर, क्या तुमने उसे सुना? क्रेडिट कार्ड। वो क्रेडिट कार्ड के बारे में जानता है। तभी दोषारोपण शुरू हुआ, एक कड़वा विषैला प्रवाह। यह तुम्हारा शानदार योजना थी, जिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक कच्ची फुसफुसाहट थी जो किसी तरह उसकी पहले की चीखों से तेज थी। तुमने कहा कि वह एक कमजोर भावुक बूढ़ा आदमी है। तुमने कहा कि वह थोड़ा दबाव डालने पर झुक जाएगा। मैं? समीर ने पलटकर कहा। उसका चेहरा भी पीला था। तुम वही थीं जो इंतजार नहीं कर सकती थी। तुम्हें घर अभी चाहिए था, पैसे अभी चाहिए थे। मैंने कहा था कि धीरे चलो, लेकिन तुमने बस उसे धक्का देना ही था। क्योंकि हम डूब रहे हैं, बेवकूफ, उसने चिल्लाते हुए कहा। अंततः फोन को प्रवेश द्वार की मेज पर फेंक दिया। क्योंकि तुम्हारे उद्यम हमें सुखा रहे हैं। घर तो हमारी सुरक्षा जाल होना चाहिए था। हम वकील ढूंढेंगे। समीर ने धौंस भरी, लेकिन उसकी आवाज से विश्वास उड़ चुका था। हम इसका मुकाबला करेंगे, वह समीर ने कहा, जब जिया ने सच में हंसना शुरू किया। एक खोखली टूटी हुई आवाज जो लॉन में गूंज गई। किस पैसे से, समीर? उसने पूछा। उसकी आवाज में तिरस्कार था। उसने अपने पर्स से अपना वॉलेट निकाला और फोन के पास की मेज पर एक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड फेंका। मैंने उसके साथ चिल्लाते हुए एक मूविंग वैन बुक करने की कोशिश की, सिर्फ एक तरह से, रिजेक्टेड। आपातकालीन कार्ड चलाने की कोशिश की, अस्वीकार कर दिया गया, सब अस्वीकार कर दिए गए। समीर ने कहा कि उसने रणवीर के चेहरे पर असहायता का भाव देखा जब उसने अपना फोन निकालकर अपने बैंकिंग ऐप पर बेताबी से उंगलियां चलाईं। उसे कुछ नहीं कहना पड़ा। उसके चेहरे पर छाई भयावह चिंता ही सब कुछ कह गई। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को मेरी चुप्पी से की गई फोन कॉल ने हजारों गुस्से से भरे तर्कों से ज्यादा नुकसान किया था। मैंने सिर्फ उनके भविष्य को नहीं छीना, मैंने उनके वर्तमान को भी बिखेर दिया था। वे अब अपने नए किले में विजयश्री नहीं थे। वे बस दो लोग थे, एक खूबसूरत घर के दरवाजे पर फंसे हुए जो अब उनका नहीं था, बिना पैसे, बिना किसी स्थिति के और कानूनी कार्रवाई की वास्तविक खतरे के साए में। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, अब केवल पतन बाकी था। एक सप्ताह बाद मैं डेविड चेन के शांत 7वीं मंजिल के कार्यालय में वापस था। बेंगलुरु शहर नीचे गूंज रहा था, एक दूर की ध्वनि। बड़ी खिड़की के बाहर आसमान साफ और हल्का नीला था। तूफान गुजर चुका था। डेविड ने एक मोटे चमड़े की फोल्डर को पॉलिश की हुई मेज पर रखा। सामने के सोने के अक्षर सरल, सुरुचिपूर्ण और अंतिम थे। यह इसका आखिरी हिस्सा है रणवीर, डेविड ने कहा। उसकी आवाज धीरे थी। एक बार जब आप इस पर हस्ताक्षर करेंगे तो बिक्री से प्राप्त फंड स्थायी रूप से स्थानांतरित हो जाएंगे। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने फोल्डर को देखा, लेकिन जो मैंने देखा वह कृति का चेहरा था। बगीचे में उसके हाथ, उस दिन की नजरें जब हमने गिरवी के कागज जलाए थे। उसने उन चीजों में विश्वास किया जो स्थायी होती हैं। जिया और समीर केवल उन चीजों में विश्वास करते थे जिन्हें वे खर्च कर सकते थे। मुझे आखिरकार समझ में आया कि घर कभी सच्चा विरासत नहीं था। असली धरोहर थी वे मूल्य जो हमने इसकी दीवारों के भीतर बनाए थे। पैसा बस कच्चा माल था, लकड़ी और कीलें कुछ नया बनाने के लिए जो उसकी आत्मा को सम्मानित करता था। यह उनके लिए नहीं है, मैंने कहा, अपने आप से ज्यादा डेविड को। पैसा? मेरा मतलब है, यह कभी भी उन्हें दंडित करने के लिए नहीं था। मुझे पता है, डेविड ने कहा। बदला एक अस्थायी संतोष है, एक धरोहर स्थायी होती है। उसने फोल्डर खोला। मिशन स्टेटमेंट एक ऐसा पैराग्राफ था जिस पर हमने साथ में काम किया था। कर्नाटका के ट्रेड स्कूलों में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां और उपकरण अनुदान प्रदान करना, अपने हाथों से काम करने की गरिमा का सम्मान करना। यह सरल था, यह ईमानदार था, यह सब कुछ था जिसमें कृति और मैंने कभी विश्वास किया। मैंने पेन उठाया। अब यह मेरे हाथ में हल्का लग रहा था। अब यह एक हथियार नहीं, बल्कि एक उपकरण था, निर्माण के लिए एक उपकरण। जब मैंने अपना नाम लिखा तो मैं जिया की फोन पर घबराई हुई चीखों या समीर के चेहरे पर पूरी हार के भाव के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा था जिसे मैं कभी नहीं मिलूंगा, एक ऐसे युवक या युवती के बारे में जिनके हाथों में छालें थीं
और एक सपना था जो एक पत्र प्राप्त कर रहा था जिसमें लिखा था कि कोई उन पर विश्वास करता है। मैं अपने परिवार के सबसे बदसूरत क्षण को किसी और के सबसे उज्जवल अवसर में बदल रहा था। मैंने हस्ताक्षर किया हुआ दस्तावेज मेज पर वापस धकेल दिया। मेरे ऊपर एक गहरी अडिग शांति छा गई। यह जीत की खुशी नहीं थी, यह कुछ गहरा शांत था। यह एक कर्ज चुकाने का अनुभव था, न कि उनके लिए, बल्कि मैं उस महिला की याद में जिसे मैं प्यार करता था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह उनका पतन नहीं था जिसने मेरी जीत को परिभाषित किया। यह था मलबे से कुछ अच्छा बनाने का शांत कार्य। कृति को गर्व होगा, रणवीर, डेविड ने कहा फोल्डर बंद करते हुए। मैंने खिड़की से विशाल कर्नाटका के आसमान को देखा और 2 लंबे वर्षों में पहली बार मैंने अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस की। मुझे लगता है, मैंने कहा, एक छोटी सी मुस्कान अंततः मेरे होंठों तक पहुंची। वह पहले से ही है। असली परिवार आपसी सम्मान पर आधारित होता है, न कि एक तरफा अधिकार पर। जब आपका प्यार एक संसाधन के रूप में देखा जाता है तो दृढ़ शांत सीमाएं सेट करना आवश्यक है। यह बदला लेने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा को बनाए रखने और यह सिखाने के बारे में है कि परिणाम अनायास प्राप्त धन से अधिक मूल्यवान विरासत है। क्या आपको कभी किसी परिवार के सदस्य का सामना करना पड़ा है जिसने आपको हल्के में लिया? हमें टिप्पणियों में बताएं और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।